हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन क्या है, कैसे ये डेवलप हुआ, इसकी क्या ज़रूरत थी डेवलप करने की, तो कौन कौन सी ऐसी वेरियस जजमेंट हैं जिसके थ्रू ये डेवलप हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है वो कोर्ट के जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के थ्रू ग्रेजुअली डेवलप हुआ कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये कंसेप्ट है बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट के पास जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है उसको इंटरप्रेट करने के लिए ये कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये डेवलप हुआ। क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या इंडियन पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? तो ये जो सारा कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ये 3 पॉइंट के अराउंड ही चलता है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो इससे पहले हम ये स्टार्ट करें कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, हमें जो पोर्शन है आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 का, जिस पोर्शन के ऊपर ये सारा डिबेट चलता है, जिस पोर्शन के ऊपर ये कंसेप्ट डेवलप हुआ, उसे हमें थोड़ा सा रेफर करना पड़ेगा। हम इन आर्टिकल के ऊपर अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये आर्टिकल्स बहुत ज़रूरी हैं, बट फॉर द टाइम बिंग हम ये आर्टिकल को सिर्फ रेफर करेंगे उन्हीं पार्ट को लेके। तो आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कहता है लॉ इनकंसिस्टेंस विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो क्लास 13 आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहती है स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट हैं जो इस पार्ट में दिए गए हैं, पार्ट 3 में दिए गए हैं, उसमें कहीं भी तरीके से वायलेशन हो। अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है तो वो लॉ वाइड होगा। उसके बाद आर्टिकल 13 क्लास 3 ये कहती है जो लॉ की डेफिनेशन है उसमें ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायला, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया, द फोर्स ऑफ लॉ, ये सब लॉ की डेफिनेशन में आते हैं। उसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कहती है कि इस आर्टिकल में नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई। इस आर्टिकल में जो भी दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 368 में है उसमें अप्लाई नहीं होगा। ये जो क्लॉज थी ये इंसर्ट की गई थी 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंतर्गत। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 368 क्या कहता है। आर्टिकल 368 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरऑफ। इससे पहले ये वर्डिंग नहीं थी, ये वर्डिंग ऐड की गई 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। इससे पहले वर्डिंग थी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको चेंज करके वर्डिंग करी गई पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरऑफ। तो आर्टिकल 368 क्लॉज 1 है, इसे ऐड किया गया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के। तो इसमें ये कहा गया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है, वो कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है या किसी भी प्रोविजन को ख़त्म कर सकती है जो प्रोसीजर 368 में दिया गया है। तो उसके बाद जो 2 और क्लॉज ऐड की गई थी वो 368 क्लॉज 4 एंड 5 ऐड की गई थी। ये दोनों जो क्लॉज हैं वो जो अमेंडमेंट थी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत ऐड की गई थी। तो जो क्लॉज 4 की अमेंडमेंट थी उसके अंतर्गत को जो अमेंडमेंट हो रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में होंगी वो किसी भी कोर्ट में किसी भी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं की जा सकती। तो इट मीन्स कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर थी अमेंडमेंट की वो ख़त्म कर दी गई कहीं ना कहीं। तो उसके बाद जो उसके लिए जो फर्दर क्लियर किया गया, उसके लिए क्लियर किया गया भी जो ये पावर होंगी उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगा, मीन्स वो पावर्स अनलिमिटेड होंगी। पार्लियामेंट के पास पावर रहेगी, वो किसी भी तरीके से कुछ भी अमेंड करे, वेरिएशन करे, रिपील करे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, ये जो अमेंडमेंट उसमें की गई। तो अब देखते हैं जो वेरियस जजमेंट हैं, लैंडमार्क जजमेंट जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू ये जो कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ। तो टोटल हमें जो 6 जजमेंट हैं जो मेजर जजमेंट कहते हैं, लैंडमार्क जजमेंट है, इनके थ्रू ये कंसेप्ट है ये डेवलप हुआ। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967,
केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1971, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनैन 1975 एंड मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 की जो जजमेंट है ये हम डिटेल में आगे जाके करते। तो ये जो हम पहले हम लेते हैं शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ बिहार की जो जजमेंट है, ये जजमेंट डिसाइड हुई थी 5 अक्टूबर 1951 को। इस जजमेंट के अंतर्गत जो फर्स्ट अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी 1951 को, उसको चैलेंज किया गया, जिसमें आर्टिकल 31A एंड 31B को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, उन्हें भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के चैलेंज किया गया। फर्दर ये कहा गया ये आर्टिकल, ये जो अमेंडमेंट है ये वायलेशन है पार्ट 3 की, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी वायलेशन है। तो कोर्ट ने इसमें क्लियरली हेल्ड कर दिया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। पार्ट 3 भी आर्टिकल 368 की अमेंडमेंट के अंतर्गत आता है। तो जो आर्टिकल 368 की टर्म्स हैं वो जर्नल इन नेचर हैं, वो कहीं भी अप्लाई हो सकती हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन एक्सप्रेशन। तो उसके बाद जब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत जो लॉ की डेफिनेशन दी गई है, उसमें ये क्लियर किया गया जो लॉ है वो मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन मेड इन ऑर्डिनरी एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो ये जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ऑर्डिनरी एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर करेगी, वो उसको उस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया। और ये जो अमेंडमेंट की जो पावर है ये इस डेफिनेशन के अंदर नहीं आती। तो जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है वो डज नॉट कवर अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो अमेंडमेंट की जाएंगी वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत नहीं आएंगी। उसके बाद जो सेकंड जजमेंट डिसाइड हुई थी सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस डिसाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 13 अक्टूबर 1964 को। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल की जो 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 को चैलेंज किया गया था। तो इस कोर्ट ने हेल्ड किया कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर है, और वो अगर कोई फंडामेंटल राइट की ग्रोथ में कुछ सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी कोई ग्रोथ में कोई दिक्कत है तो उसके लिए पार्लियामेंट के पावर है कि वो उसको अमेंड कर सकती है, और पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। बट ये जो दो जजमेंट थी सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और शंकरी प्रसाद देव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये जो दोनों जजमेंट थी ये सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल कर दी IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स में। IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स में कहा गया, जो चैलेंज किया गया वो था वैलिडिटी चैलेंज की गई पंजाब सिक्योरिटी लैंड टेन्योर एक्ट 1953 एंड मैसूर लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1965। इसको आर्टिकल 32 के रिट पिटिशन के थ्रू इसको चैलेंज किया गया, क्योंकि ये दोनों एक्ट थे वो 17th अमेंडमेंट 1964 के अंतर्गत 9th शेड्यूल में ऐड कर दिए गए थे, तो इसलिए इस अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया गया। तो ये जो दोनों जजमेंट थी ये ओवररूल कर दी गई थी। शंकरी प्रसाद वर्सेस सज्जन सिंह केस दोनों ही ओवररूल कर दिए गए थे इस जजमेंट के। तो इस जजमेंट स्पेसिफिकली हेल्ड किया गया कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का जो पार्ट 3 में उसके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है। फंडामेंटल राइट है वो अमेंड नहीं किए जा सकते आर्टिकल 368 के अंतर्गत, क्योंकि फंडामेंटल राइट को एक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस जज में पहली बार माना गया। उसके बाद आती है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये जजमेंट थी, ये लैंडमार्क जजमेंट थी जो 24 अप्रैल 1973 को डिसाइड हुई थी, क्योंकि जो गोलकनाथ की जजमेंट थी वो 11 जजेस बेंच की जजमेंट थी। तो इसीलिए इस केस में 13 जजेस बेंच की जो बेंच थी वो फॉर्म की गई इस जजमेंट को, और इस जजमेंट को इंडियन जुडिशियली हिस्ट्री में मोस्ट सिग्निफिकेंट जजमेंट के तौर पे देखा जाता है। तो ये जो कॉमन क्वेश्चन था इस जजमेंट में वो था वैलिडिटी ऑफ 24th, 25th, 29th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को 6 अलग अलग पिटीशन के द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत चैलेंज किया गया। केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 को, केरला लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1969 को एंड अदर केरला लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट जो हुई फर्दर उस एक्ट में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए इसको चैलेंज किया गया। 29th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो एक्ट थे केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, इसे 9th शेड्यूल में ऐड किया गया, तो इसको भी साथ में चैलेंज किया गया। अब ये जो देखते हैं हम जो की पॉइंट थे जो केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले हेल्ड किया
कि जो बेसिक फ्रेमवर्क हम देखते हैं, फ्रेमवर्क है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हम वो देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे सर्टन प्रिंसिपल्स हैं जो इनवाइबल हैं, वो परमानेंट टाइप इन नेचर है, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं इसे हम कॉमनली एक टर्म यूज़ करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर। तो उसके बाद सेकंड ये कहा गया कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट की पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, बट अमेंडमेंट के साथ ये भी देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहे, उसमें कुछ भी उसमें डिस्ट्रॉय ना हो, कुछ भी उसमें चेंजेस ना हो बेसिक स्ट्रक्चर में। तो कोर्ट ने कुछ जो बेसिक पॉइंट थे बेसिक स्ट्रक्चर के उसको पॉइंट आउट किया गया, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सारे पॉइंट हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं, इसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल थी वो फ्रीडम था, जो उसको बेसिक राइट थे पार्ट 3 के पार्ट 3 में दिए गए थे, और मैंडेट था स्टेट को वेलफेयर स्टेट होने के लिए पार्ट 4 में। तो ये सारे थे वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट था। उसके बाद ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन था, ये भी एक बेसिक पार्ट के तौर पे स्ट्रक्चर किया गया था। तो ये बिल्ड हुआ था, एक बेसिक फाउंडेशन थी। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल थी, तो इसको सुप्रीम इंपॉर्टेंस है सुप्रीम कोर्ट ने दी। तो इस केस में कहा गया कि दिस कैन नॉट बी बाय एनी फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट बी डिस्ट्रॉय, किसी भी तरह की अमेंडमेंट करते हुए इन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो बेसिक फीचर हैं वो डिस्क्रिमिनेबल है, नॉट ओनली फ्रॉम द प्रेम्बल बट होल ऑफ द स्कीम। ये जो बेसिक फीचर है ये हम प्रेम्बल से आसानी से इसे देख सकते हैं, न सिर्फ प्रेम्बल से बट इसे हम अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एज ए होल देखेंगे तो ये बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये खुद ब खुद आपको नजर आएंगे। तो प्रेम्बल को इस केस में स्पेसिफिकली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हेल्ड किया गया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि अमेंडमेंट शुड नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी अमेंडमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो ऑब्जेक्टिव हैं प्रेम्बल में सेट किए गए हैं उनको वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, उनको कम नहीं कर सकती। इससे ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकती जिससे कॉन्स्टिट्यूशन एक अनआइडेंटिफाइबल हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाए। इससे एक जो बेसिक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक लाइफ में एक लोगों के द्वारा लिया गया है, तो पार्लियामेंट उसका बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं कर सकती। उसके बाद आता है केस इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। ये केस डिसाइड हुआ था 7 नवंबर 1975 को। इस केस में 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसे चैलेंज किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत आर्टिकल 329A जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी, वो बैन करता था कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार के इलेक्शन मेकिंग है, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर है, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उन्हें अनजस्टिफाइबल नहीं कोर्ट में किया जा सकता। तो इस आर्टिकल को, जो आर्टिकल 329A है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर कह के डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये बेसिक ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें जस्टिस मैथ्यू ने स्पेसिफिकली कहा आर्टिकल 329A क्लॉज 4 है, डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका ये ओपिनियन था कि अगर आपको हेल्थी डेमोक्रेसी चाहिए तो आपको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन देना ही होगा। आप उसको एक अमेंडमेंट के थ्रू आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक बेसिक जो फीचर है, अदर फीचर था, वो ऐड हुआ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो फीचर है वो बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर में ऐड हुआ। इसके अलावा जस्टिस रे ने ये कहा कि रूल ऑफ लॉ भी बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो 6th केस आता है वो है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था 31 अक्टूबर 1980 को। मिनर्वा मिल्स एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो बेंगलुरु में काम करती थी और ये एक लॉस मेकिंग इंडस्ट्री थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की, उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड को उसकी जो मिनर्वा मिल्स की मैनेजमेंट थी उसको टेक ओवर करने के लिए ऑर्डर कर दिया गया। तो इसीलिए मिनर्वा मिल्स ने ये जो टेक ओवर का था, नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी थी, इसको चैलेंज किया। 42nd अमेंडमेंट है उसे चैलेंज किया।
तो कोर्ट ने हेल्ड किया जो 42nd अमेंडमेंट है वो बेसिक वायलेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर की वायलेशन है, तो इसे अब हेल्ड किया गया, ये वायलेशन के तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की। कोर्ट ने फर्दर हेल्ड किया कि जो न्यूली इंट्रोड्यूस क्लॉज हैं वो क्लॉज 4 और 5 जो हमने देखा 368 आर्टिकल में ऐड की गई थी, क्लॉज 4 और 5 वो जो कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसे बैन करती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी अमेंडमेंट है उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने इसे भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो कोर्ट ने जो फर्दर डेवलप किया बेसिक स्ट्रक्चर फीचर है उसमें उसने जुडिशियल रिव्यू का जो बेसिक फीचर, जुडिशियल रिव्यू को भी एक बेसिक फीचर के फीचर में ऐड किया। उसके अलावा जो बैलेंस है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसमें एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो आज इस हमने देखा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, डॉक्ट्रिन है, ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के थ्रू डेवलप हुआ। तो क्रक्स ये है पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, बट उस पावर की कुछ लिमिटेशन है। उस पावर में आप बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसमें पावर है वो जुडिशियल रिव्यू में भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो जा सकती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन के प्रेस को जरूर करें सो दैट कि आपको आने वाली जो वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उसके जो नोटिफिकेशन है वो मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।